तो अब हम लोग बाउंडेड और अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस पे बात करते हैं। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। तो कुछ चीजें समझानी जरूरी है। जैसे कुछ डेफिनेशंस है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट। मतलब ये थोड़ी नई चीजें हैं। जैसे पॉइंट पी है और ये कोई मेरे पास सेट है। सपोज ये सेट एस है। अब मुझसे पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन कोई पॉइंट है, मतलब एट्स मान लो, और एट सेट है एस, उनके बीच की दूरी। तो ये होगा इन्फीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई वेयर वाई बिलोंग्स टू एस। लॉजिकल लगता है या नहीं आपको? सोचिएगा। एक्स टी एस के हर पॉइंट से दूरी निकाली और जो सबसे कम हो वो दूरी को मान लीजिए। ये मीट्रिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वैसा कि डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मीट्रिक में आपने दोनों पॉइंट सेट ही लिए थे, ये सेट से बाहर का पॉइंट है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। ऐसे ही डिस्टेंस, मतलब इसको आप मीट्रिक स्पेस जैसा कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीट्रिक स्पेस के लिए मैं फिर कह रहा हूं, जो दोनों पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच आप दूरी निकालते हैं वो उसी सेट के होते हैं। यहाँ एक पॉइंट सेट से बाहर है तो ये मीट्रिक स्पेस जैसा नहीं होगा, इसलिए अलग से पढ़ाना पड़ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, दो डिफरेंट सेट हैं। सपोज एक ये है, एक ये है, ये एक्स है, वाई है, और मैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कह रहा हूँ, या ए एंड बी भी लिख सकते थे। तो ये भी वैसे ही आएगा, इन्फीमम बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई। एक्स के हर एक पॉइंट से वाई के हर एक पॉइंट तक की दूरी निकालनी है, और जो इन्फीमम है वो आ जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इट मे बी पॉसिबल, ये संभव है कि that A and B are disjoint, yet distance between A and B is zero. That is, नहीं तो डेट इज फॉर एग्जाम्पल करते तो ज्यादा अच्छा था। ए ले लेता हूं मैं 0 से 1, 1 ओपन में, और बी ले लेता हूं 1 से 2। तो आप मुझे बताएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 5। लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे ए और बी के बीच इन्फीमम में, तो ये 0 आ जाएगा। डिस्टेंस 0। और एक चीज और, अगर कभी ए और बी इंटरसेक्ट करे तो फिर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या आनी चाहिए? 0। 0 आएगा। अगर दो सेट इंटरसेक्ट करते हैं तो डिस्टेंस 0 आएगी, लेकिन डिस्टेंस अगर 0 है उनके बीच तो जरूरी नहीं है वो इंटरसेक्टिंग हो। ये कहना चाह रहा था। सारा खेल लिमिट पॉइंट का है।
तो जब कनेक्टेड सेट के पढ़ेंगे तो थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे इन चीजों को, कनेक्टेडनेस पे, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, ये सब चीजें पढ़नी जरूरी है, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। और यहीं पर एक चीज मुझे और याद आ गई तो मैं ऊपर बता देता हूँ कि यहाँ पर भी अगर जो ऊपर वाला मैंने पॉइंट और सेट वाला बताया था, उसमें भी अगर जैसे कोई पॉइंट एक्स और सेट ए है, उनके बीच की दूरी 0 है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक्स ए का ही पॉइंट हो सकता है एक्स जो है 0 हो और जो ए है वो 0 से 1 के बीच हो। तो क्या जो एक्स है वो ए को बिलोंग करता है? नो सर। बिलोंग नहीं करता, लेकिन दूरी 0 आ जाएगी। वहां भी ये सोचिए, अगर बिलोंग करता तब तो डिस्टेंस 0 ही आती ना। अगर पॉइंट सेट को बिलोंग करता है तो पॉइंट की सेट से दूरी क्या होगी फिर? 0। कोई पॉइंट, ध्यान से 0। समझिए, बाकी लोग भी, कोई पॉइंट सेट को बिलोंग करता है तब तो डिस्टेंस 0 आएगी। लेकिन अगर डिस्टेंस 0 आ रही है तो जरूरी नहीं है कि पॉइंट सेट को बिलोंग करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन डिस्टेंस 0 जो होती है नॉर्मली वो लिमिट पॉइंट के केस में आती है, तो इसका मतलब कहीं एडहेयर हो रहा होगा, चिपका जैसा होगा उस स्टेशन, सेंस ये है। इसी तरह से दो सेट के बीच की दूरी भी ये समझिएगा। तीसरा आता है डायमीटर ऑफ अ सेट। डायमीटर ऑफ अ सेट, हम लोगों ने जो डायमीटर पढ़ा है आज तक वो सर्कल के लिए पढ़ा, अब मैं सेट के लिए कह रहा हूं। तो डायमीटर ऑफ ए, तो ये होगा सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दोनों एक ही एलिमेंट है, तो किसी सेट है डायमीटर का मतलब क्या हुआ सोचो। दो पॉइंट्स के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस। जो मैक्सिमम दूरी होगी, इन जनरल डिफाइन कर दिया अब हमने, तो हम किसी भी सेट का डायमीटर बता सकते हैं ऐसे। सुप्रीमम निकालिए बस। अगर बच्चों सुप्रीमम फाइनाइट आ जाए तो फिर ये बाउंडेड सेट हो गया। हमने बाउंडेड फंक्शंस तो पढ़े, अब बाउंडेड सेट पे बात हो रही है। और सेट हम मैट्रिक स्पेस बनाएंगे कुछ, हम उन पे बात कर रहे हैं। तो डायमीटर वो होना चाहिए, बस सीधी बात है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये if there exists a positive m such that dxy less than इक्वल टू भी हो सकता है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ए के कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उनकी दूरी किसी एक पॉजिटिव एम के बराबर है उससे कम है, देन अगर ऐसा हो तो ए इज अ बाउंडेड सेट। सेट बाउंडेड है, अभी तक हम फंक्शन बाउंडेड कहते थे, तो सेट बाउंडेड होना मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, तो बच्चों एक बात बताइए, मैं सेट ले लेता हूं आर, रियल नंबर, और मीट्रिक यूजुअल मीट्रिक ले लेता हूँ। यूजुअल मीट्रिक यही हुआ जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक्स माइनस वाई, जहां एक्स और वाई रियल नंबर है। तो आप ये जो मीट्रिक है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं? नो सर। तो फिर ये
आर कैसा हो गया? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। अनबाउंडेड, क्योंकि आपको नहीं पता दो रियल नंबर के बीच की अधिकतम दूरी क्या होती है। न्यूनतम तो पता है, मीट्रिक है तो नेगेटिव तो होगी नहीं, जीरो ही होगी, लेकिन अधिकतम कोई नहीं बता सकता। ठीक। अच्छा, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बताया था मैंने। यस सर। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, उसमें कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट के बीच की दूरी एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं हम। चलो 1 ही ले लो अगर एक्स और वाई डिफरेंट है, अदरवाइज 0। तो ये स्पेस है, ये डी मान लो। तो ये बताइए, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हमेशा एक बाउंडेड सेट के ऊपर ही हो सकता है ना? मतलब आपने दूरी ऐसी डिफाइन की है, तो इस बार आर क्या हो जाएगा अगर आर के ऊपर डिफाइन करें तो? बाउंडेड। तो किसी सेट का बाउंडेड या अनबाउंडेड होना किस पे डिपेंड करेगा? मीट्रिक। डिस्टेंस मीट्रिक पे। हाँ, ये ध्यान रखना है, मीट्रिक पे डिपेंड करता है। मतलब अभी ऊपर आपने यूजुअल मीट्रिक लिया और आपने कहा कि आर इज अनबाउंडेड सेट, और अब आप कह रहे हैं कि ये बाउंडेड है। तो किसी सेट की आप यहाँ पर चीजें ऐसे पढ़ते हैं कि आर अनबाउंडेड है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बच्चों। आर बाउंडेड है अनबाउंडेड है वो उस बात पर डिपेंड करता है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों ने इससे पहले बीएससी में ये चीजें पढ़ी हैं, कैलकुलस और रियल एनालिसिस। तो वहां पर हमेशा यूजुअल मीट्रिक, क्योंकि मीट्रिक शब्द यूज नहीं होता, यूजुअल मीट्रिक के सेंस में यूजुअल टोपोलॉजी है। अभी यूजुअल टोपोलॉजी में जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। तो वहां एक ही मीट्रिक है और एक ही टोपोलॉजी है। तो जब एक ही है तो ये शब्द यूज ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता लोगों को। तो वहां पर आर हमेशा अनबाउंडेड चलता है। अब हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एमएससी में आके, हमने तरह तरह के मीट्रिक ले लिए। अब हम ये दिखा रहे हैं कि एक मीट्रिक के सेंस में अनबाउंडेड और दूसरे मीट्रिक के सेंस में बाउंडेड। लेकिन कनेक्ट तब हो पाएगा कोई स्टूडेंट जब हम उसे समझाएंगे कि जो आपने पहले पढ़ा है वो पर्टिकुलर केस है। वरना उसे लेगा यार बीएससी तक तो ठीक ठाक समझ में आ रहा था, पता नहीं यहाँ क्या मजाक हो रहा है। तो कैलकुलस और रियल एनालिसिस में आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो हमेशा विद यूजुअल मीट्रिक एंड यूजुअल टोपोलॉजी पढ़ी। यूजुअल मीट्रिक तो पल्ले पढ़ रहा होगा, यूजुअल टोपोलॉजी भी आ जाएगा समझ में, चिंता मत करिए। सर। हाँ जी। सर हमने जब बाउंडेड सेट पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो हम बाउंडेड सेट को ऐसा कहते थे जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है और जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है उसे बाउंडेड सेट कहते हैं। तो सर ये बाउंडेड सेट को डिफाइन करने का दूसरा तरीका हुआ? नहीं, लोअर तो सीक्वेंस। आपने मीट्रिक के सेंस में डिफाइन किया है तो ये तो पता ही हुआ हमेशा। मीट्रिक में नेगेटिव तो जाएंगे ही नहीं ना। यस सर। तो लोअर मैंने नहीं भी बोला तो आपने पता ही हुआ कि नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं कोई चीज। तो लोअर बाउंड तो हमेशा ही हुआ मीट्रिक में, अपर बाउंड ढूंढना हुआ खाली। नहीं, आप कन्विंस हो पाए कि नहीं हो पाए ये बताइए। यस सर, कन्विंस हो पाया। मैं जैसे बोल रहा था ना कि हम जब रियल एनालिसिस पढ़ते थे, हमने बाउंडेड सेट डिफाइन किया था। जो सेट अपर बाउंड होता है और जिस सेट का लोअर बाउंड होता है हम उसे कहते हैं बाउंडेड सेट। बिल्कुल सही। हमने यहाँ बाउंडेड सेट की दूसरी डेफिनेशन पढ़ी कि जब हम किसी दो पॉइंट के सेट के बीच का अगर डिस्टेंस को बाउंड कर पाए तो हम उसे बाउंडेड सेट कहेंगे। हाँ। तो सर जो हमने मतलब रियल एनालिसिस में हमने जब आर को अनबाउंडेड कहा था, तो तब हमने कहा था कि आर का वो अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है।
ये है ना, इस मैट्रिक के सेंस में था ना वो, यही तो समझा रहा हूं मैं इतनी देर से। इसी कंफ्यूजन का इलाज करने की कोशिश हो रही थी। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया, बहुत अच्छी बात है, कईयों के तो आया ही ये नहीं। केवल ये केवल मैट्रिक में पॉसिबल हुआ ना सर, मैट्रिक के सेंस में। सर पहले थोड़ा सा मैं सुधारना चाहूंगा, आप मैट्रिक बोलिएगा, नहीं तो मैट्रिक्स के साथ गड़बड़ा जाएंगे। आप जब बोलेंगे तो बच्चा मैट्रिक्स ना समझ लेगा। मैट्रिक मैट्रिक नहीं, मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक मीट्रिक। हाँ, मैट्रिक स्पेस मतलब, हाँ, सॉरी। क्योंकि बोलते समय हम जो बोल रहे हैं, हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे स्टूडेंट हमारे उच्चारण से वो कहीं अनर्थ ना हो जाए। हाँ हाँ, मैट्रिक स्पेस। मीट्रिक, हाँ जी ठीक है, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं सर। दूसरी बात यह है जो आप कहना चाह रहे हैं, मीट्रिक के साथ ही ये चीजें पॉसिबल है। इसीलिए मैंने राइट साइड में ये कहा कि जब रियल एनालिसिस पढ़ाया गया या कैलकुलस पढ़ाई गई, तो वहां यूजुअल मीट्रिक हमेशा था। वहां दूरी ये वाला जो नोट करके .1 है, एक्स वाई के बीच की दूरी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लिया था हमेशा। यही दूरी ली होगी है, कोई दो रियल नंबर के बीच कैसे लेते हैं दूरी, आप समझिए। यस सर। ये है, ये ए है, ये बी है, तो दूरी का मतलब ए माइनस बी मॉड, दिस इज यूजुअल मैट्रिक। तो इस मैट्रिक के सेंस में आर अनबाउंडेड है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपने 12वीं में और बीएससी में जो जो चीजें पढ़ी हैं, एमएससी उन सब का केवल जनरलाइजेशन है, बस होगी। जिसको ये बात समझ में आती है कि अच्छा यहाँ सब जनरलाइजेशन है, नॉर्म्ड स्पेस पढ़ाना है तो नॉर्म मतलब वेक्टर की लंबाई, मीट्रिक स्पेस पढ़ाना है मतलब वेक्टर के बीच की दूरी, हम यही सब पढ़ रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जी सर। हाँ, Yes, sir. इनर प्रोडक्ट, ये वेक्टर के बीच का एंगल। एमएससी जो है वो 12वीं और बीएससी में जो जो चीजें हमने पढ़ी और समझी, उनका जनरलाइजेशन है। सवाल ये उठता है, पढ़ी ना हो तो आपको थोड़ा थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कुछ चीजों पे। कई जगह तो मैं मदद कर देता हूं, इसीलिए मेरे लेक्चर बहुत लंबे खिंच जाते हैं, क्योंकि मैं पिछला भी मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मेरी भी लिमिट है ना, मैं 5 साल का सिलेबस 4 महीने में तो नहीं पढ़ा सकता, ये असंभव है। तो थोड़ा आपको भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जिसने पूछा था, क्या उनको क्लियर हुआ कि आपने पर्टिकुलर केस पढ़ा हुआ था, अब हम जनरल केस पे जा रहे हैं। यस सर। और यूजुअल मैट्रिक के तो कोई भी सेट बाउंडेड या अनबाउंडेड होना, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी सेट का बाउंडेड अनबाउंडेड होना उस पर मैट्रिक पे डिपेंड करता है। ये कितना बढ़िया सवाल हो गया ऑब्जेक्टिव किसी भी एग्जाम के लिए। खाली वो कोचिंग इंस्टीट्यूट रटाए रहते हैं लाइनों को, उसको क्यों समझ रहे हो? चीजों को समझोगे तो रटने की जरूरत ही नहीं है। जो चीजें आप लोगों को समझ में आ जाती है ना, जो चीजें हमेशा समझ में आ जाती हैं, उनको याद नहीं रखना पड़ता, और जिसको याद नहीं रखना पड़ता वो सहज और सरल है। अगर तैयारी के बाद आपके दिमाग में बोझ बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब आपने रटा हुआ है, तब बोझ है। सीखे हुए को तो लोग एंजॉय करते हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर आपने कोई गाड़ी चलाने सीखी, वो चाहे साइकिल हो, स्कूटी, मोटरसाइकिल हो या कार हो, अगर आप बहुत अच्छा चलाना जानते हैं तो आप एंजॉय करते होंगे उसे चलाने को। लेकिन अगर आपको आधा अधूरा आता है और आप जाम में फंस गए, कालाडूनी चौराहे पे, मुखानी में, कहीं भी, तो आपके लिए बोझ बन जाएगा, हालत खराब हो जानी है आपकी। हमेशा चीजें बोझ उसके लिए बनती हैं जिसको अच्छी तरह चीजें समझ में नहीं आती। देखिए, एक बहुत अच्छा बैट्समैन है तो वो खेलना एंजॉय करेगा, उसको खेलने का मौका मिलेगा, उसको मजा आ रहा होगा। अब मेरे जैसे आदमी को खड़ा कर देंगे आप बैट लेके, तो मेरी तो जान पे बनी रहेगी, मैं तो अपनी जान बचाने की कोशिश करूंगा, रन बनाना तो छोड़िए। तो हमारे जब बच्चे नेशनल लेवल के किसी कंपटीशन में जाते हैं तो अधिकतर जगहों पर उनके सर में बोझ जबरदस्त होता है परीक्षा तक। बस यार भगवान, बस इतना ध्यान रखना, ये याद रह जाए, वो याद रह जाए।
कुछ चीजें ना समझ में नहीं आई होती। अगर बैट्समैन ये सोचे कि मुझे याद रह जाए कि ऑफ में स्क्वायर कट कैसे मारते हैं, ये याद रह जाए क्या होता है, वो तो सिचुएशन आईडी तो मार ही लेगा, खेलना आता होगा तो। याद वो लोग रखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जिनको आता नहीं है ढंग से, वरना याद याद जैसा कुछ नहीं होता। जिसको बहुत अच्छी स्कूटी या साइकिल चलानी आती है वो कुछ याद नहीं रखता, वो तो कहीं और बात कर रहा होगा, चला रहा होगा। लेकिन जिसको नहीं आता वो बस पूरा ध्यान उसका उसी पर होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, और आप में से अधिकतर की हालत है कि कोई भी एग्जाम देते समय आप ढेर सारी चीजें अपने दिमाग में भारी भर के चल रहे होते हैं, दिमाग भारी हो रहा होता है आपका। तो ये किस बात के लक्षण हैं आप ये भी समझिए होंगे। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए और फिर सॉल्यूशन। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहले उस पर बात करता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको ये बता रहा हूं बच्चों, कोई भी मीट्रिक स्पेस हो उसको हमेशा बाउंडेड मीट्रिक स्पेस बनाया जा सकता है। रिपीट कर रहा हूं, कोई भी मीट्रिक स्पेस हो हमेशा ये पॉसिबल है कि उसमें मैं ऐसा मीट्रिक डिफाइन करूं कि वो बाउंडेड हो जाए। क्योंकि चीजें जब बाउंडेड होती हैं तो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो मैं उसको अब हमेशा ऐसा किया जा सकता है, तब तो ये जनरल रूल हुआ। जनरल रूल मतलब थ्योरम, तो मुझे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखाना चाहिए। अब लिखिएगा प्लीज। लेट HT be any metric space and m greater than 0 be a real number. Then there exists a metric, इसको मैं D बार या D स्टार कुछ भी नाम दे देता हूँ, D स्टार कर देता हूँ, on X such that X comma D star is a bounded metric space. It's a bounded metric space. ये करना है। ध्यान दीजिएगा, डी कैसा मीट्रिक है मैंने ये नहीं कहा, डी के रिस्पेक्ट में हो सकता है अनबाउंडेड हो। तो ये फिक्स क्राइटेरिया है, किसी मैथमेटिशियन ने सोचा होगा। लेट अस डिफाइन डी स्टार बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू सम m टाइम्स dxy upon 1 plus dxy. xy belongs to x. मैं ये दिखा दूंगा कि ये हमेशा बाउंडेड मीट्रिक है। आप चाहें तो m की जो 1 ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। m तो पॉजिटिव नंबर है तो 1 भी सोचा जा सकता है। मैंने केवल इतना दिखाना है बेसिकली कि dxy अपॉन 1 प्लस dxy जो होगा, अब ये हमेशा 1 से कम होगा ना, सोचिए तो। यस सर। यस सर। और d नॉन नेगेटिव है तो ये ओवरऑल लेफ्ट क्वांटिटी भी लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मतलब 0 से ऊपर ही जाएगी। तो आप खुद ही समझ लीजिए, m से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0 से m के बीच में आ जाएगा d स्टार, तो बाउंडेड हो जाएगा या नहीं, सोचिए। क्या नीचे 1 लिखना जरूरी है? 1 की जगह कुछ और नहीं लिख सकते? सर अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m लिख सकते हैं। 2 लिख लो, 3 लिख लो, नीचे तो मीनिंग समझो ना बेटा। 1 प्लस क्यों लिखा आपने?
आप किसी मैथमेटिशियन ने जब सोचा होगा ये सबसे पहले बेसिक चीज सोची होगी यार 2/1 2+1 <1 होता है या नहीं, 3/3+1 <1 हुआ या नहीं। अरे भाई बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। यस सर। तो dxy/1 + dxy कर दिया तो 1 की जो 2 3 4 भी सोच, क्या दिक्कत है? इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि ये 1 की जगह मैं 5 रख दूं तो हाँ हाँ सर डिनोमिनेटर जितना बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? कॉमन सेंस लगाओ ना। और 1 से छोटा रहेगा हमेशा। पॉजिटिव तो ले लीजिए सर, निगेटिव नहीं होना चाहिए बस। 1 से छोटा भी 1/2 भी चलेगा, बट dxy के साथ जो जोड़ रहे हैं ना नीचे आप कोई भी dxy लीजिए, आप समझिए प्लीज, आप dxy ले रहे हैं वो ठीक है, आप dxy प्लस लैम्डा कर रहे हैं तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए बस। अगर आपने लैम्डा नेगेटिव रख दिया तो नीचे छोटा हो जाएगा, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाएगी ना। तो यहां पर 2 सवाल बने बच्चों। एक बड़ा फेमस जो हमारी यूनिवर्सिटी वाले पूछते हैं नॉर्मली, वो ये वाला सवाल पूछते हैं, लो जी ये एम काट दिया मैंने। वो ये कहते हैं यार इसे मीट्रिक प्रूफ करो, ये डी मीट्रिक है तो डी स्टार मीट्रिक प्रूफ करो। पहला सवाल तो यही हुआ। एम तो इसलिए लिखा था कि यहाँ पर एम की जो कोई भी पॉजिटिव डाल सकते हो, 2 3 4 5 6 कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी बाउंडेड हो। चलो फिर अब काफी चर्चा हो गई, इस पे काम भी कर लेते हैं थोड़ा। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो इस मीट्रिक स्पेस को एंजॉय कर पा रहे हैं? अभी भी बोझ हो रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। Since D is a metric over क्या था x, तो फिर dxy नॉन नेगेटिव होगा तो मेट्रिक है, आप खुद ही कह रहे हैं। तो फिर अगर नॉन नेगेटिव है तो क्या इसके नेगेटिव होने के कोई चांस हैं? सर नहीं। तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन 0। पहली कंडीशन यही है ना मीट्रिक में? यस सर। आप चाहे ना तो स्टेप 1 में ये लिख लें कि ये मीट्रिक प्रूफ कर रहे हैं हम इसको। सेकंड कर लेंगे 0 वाला। यस सर। डी स्टार एक्स वाई अगर आप 0 करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डी एक्स वाई 0, लेकिन डी तो आपने शुरू में मीट्रिक कह रखा है, तो मीट्रिक की डेफिनेशन से अगर डी एक्स वाई 0 है तो फिर एक्स इक्वल टू वाई। आपको इस बार डी का उपयोग करना है और डी स्टार को मीट्रिक प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, डी और डी में मीट्रिक के सारे गुण भरे पड़े हैं, इसका उपयोग करिए, बस ये सीखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और तीसरा सिमेट्री, अब उसमें करने जैसा कुछ नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे चौथे पे आ रहा हूं। तीसरा आप लोग करते रहिए, सिमेट्री में क्या रखा है। सबसे मेन चीज यही प्रूफ करना है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू है एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। आप बिना एम के भी कर सकते हैं प्रूफ, उसमें कुछ नहीं है। एम की जो 1 सोर्स लेंगे क्या है उसमें, एम माइनस
हाँ 1 प्लस डी एक्स वाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया एम डी एक्स, तो एम ही रखो, एम से एम कट जाएगा, ऐसा लिख दूं? ये तो एडजस्टमेंट है। यस सर। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर मैं इसमें 1 प्लस डी ऐसे एकदम नहीं लिखना चाहिए, बच्चे को समझ नहीं आएगा, मैं अलग से लिख रहा हूं। डी एक्स वाई, डी तो मीट्रिक है ही, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है। तो मैं दोनों साइड 1 जोड़ लेता हूँ, 1 प्लस डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो 1/1 प्लस डी एक्स वाई, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, आप लोग जानते होंगे, 1/1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो -1/, या माइनस m/m से ही, m पॉजिटिव है, प्लस डी एक्स वाई, फिर लेस देन इक्वल टू -m/1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अरे भाई ये सबको क्लियर हो रहा है? समझना ज्यादा जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बाद में, वो कोई बात नहीं। तो m माइनस m/1 प्लस डी एक्स वाई, दोनों साइड एक ही चीज जोड़ी तो कोई दिक्कत नहीं उससे, 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, लेफ्ट साइड हो गया डी स्टार ऑफ एक्स वाई, राइट साइड हो जाएगा m से एलसीएम लेंगे तो m कट जाएगा, m डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई प्लस एम डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये ठीक है? यस सर। कहाँ चले गया? आप लोग देखिए प्लीज, सभी लोग सहमत होंगे? इधर देखिएगा, इस स्टेप पे अब्सेंट मत रहिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। प्लस डी एक्स जेड प्लस एम डी जेड वाई 1 प्लस डी जेड वाई, ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत? नो सर। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका डिनोमिनेटर में एक टर्म गायब कर दी मैंने, तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो क्वांटिटी और बड़ी हो जाएगी ना? यस सर। हो गया फिर? ये डी स्टार एक्स वाई था, ये क्या है? डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, तो इसका मतलब क्या प्रूफ कर दिया हमने? डी स्टार इज ऑल्सो अ मीट्रिक। आप हमारी यूनिवर्सिटी सही बताओ तो इतना ही पूछती है, तो एक सवाल तो ये हो गया, जो नॉर्मली आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है कि डी मीट्रिक है तो डी स्टार को मीट्रिक प्रूफ करो। अब वो जहां पर m है, अगर वहां 1 होगा तो ये मत कहना ये नहीं पढ़ाया, m की जो 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, 0 से बड़ा पॉजिटिव, इतना भी अपने आप में एक सवाल हो गया। दूसरा, ये बाउंडेड है, ये भी प्रूफ करना है? नो सर। अब भाई ये चीज हर कोई मानेगा कि 0 और 1 के
बीच में है, m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, m dxy, ये एक लाइन का है जो बाद वाला है। तो जो आपका डी स्टार है ना, वो बाउंडेड मीट्रिक है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा ऐसी है, जबकि आप डी के लिए श्योर नहीं थी, ये दूसरा पार्ट। तो इससे आपने ये भी सीखा कि अच्छा, मीट्रिक भले ही बाउंडेड हो या ना हो, लेकिन उसकी मदद से नया मीट्रिक डिफाइन किया जा सकता है जो हमेशा बाउंडेड होगा। तो कुछ बाउंडेड और अनबाउंडेडनेस में जो पुरानी हमारी दीवारें थी वो टूटी होंगी, कुछ नया सीखा होगा। ये तो बड़ा इंजॉयबल है यार, दूरी का सेंस ही तो असली चीज है। बाकी टोपोलॉजी में तो फिर विजुअलाइजेशन होना नहीं है। एन डायमेंशनल स्पेस में कहाँ क्या होता है, जितना होना है अभी होना है बस। मेरे ख्याल से मैं सारी चीजें समझा पाया हूँगा आप लोगों को। जी सर। यस सर। तो आज इतना ही यस सर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, अब कल सुबह करेंगे 6:30 बजे, ध्यान रखिएगा टाइमिंग का। आज इतना ही करते हैं। किसी को कुछ बोलना थैंक यू सर। तो बोलिएगा प्लीज।